हेलो गाइस, वेलकम। तो इस तरीके के हमारे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर आप एक फुल प्रूफ आप एक स्ट्रेटजी लेकर आइए, बोलते 2023 वाले जो अपने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि किस तरीके से आप ये प्रीलिम्स, सबसे बड़ी बात कि आप प्रीलिम्स को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी इस टाइम चैलेंज है, क्योंकि भाई प्रीलिम्स की तैयारी गंदी होती जा रही है और यूपीएससी इज गेटिंग टफर एवरी ईयर। सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस टफ होता जा रहा है। राइट, मेंस और ज्यादा स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो इस इन सब चीजों के को बीच में रखते हुए हम किस तरीके से अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं, हम यहाँ पे इस वीडियो में ये डिस्कस करने की अभी कोशिश करेंगे। राइट, तो अभी हमारे पास क्या है कि तीन तरीके के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तीन तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो मेरी तरह है, जो जिन्होंने अपना मेंस 2022 में दिया हुआ है, जिनको मौका मिला ये मेंस लिखने का। राइट, कुछ लोग वो लोग हैं जो प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाए। हो सकता है कि इनका कईयों का सी सेट रह गया होगा। राइट, कईयों का हो सकता है सी सेट भी पॉइंट से रह जाए। जैसे मेरा पिछली बार जो सी सेट है वो पॉइंट से रह गया था, 0.17 मार्क्स से मेरा सी सेट रह गया था। राइट, और कईयों का ऐसा है कि हो सकता है वो 10-15 मार्क्स के मार्जिन में हो। राइट, तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। और तीसरे वैरायटी जो है वो अपने एब्सोल्यूट फ्रेशर्स हैं। तो इसी ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपने नेक्स्ट 6-7 महीने वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स आप यील्ड कर सकते हैं। राइट, तो देखो, सबसे पहले जिन लोगों ने मेंस लिखा हुआ है 2022 का, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से ही कुछ लोग, मतलब हम भी उसमें हैं, हम भी शामिल हैं। तो हो सकता है कि हम में से ही कुछ लोगों को क्या है कि अब इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से अभी बनानी होगी जिसमें हमारा प्री भी कवर हो, मेंस भी कवर हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि मेंस जो है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बनता जा रहा है। देखो, इस बार भी जो क्वेश्चन आए हुए थे मेंस में, जैसे जीएस 1 में वो पूछ लिया था इन्होंने कि कलर कोडिंग के बारे में बताओ कि जो हमारा आईएमडी है वो किन किन कलर कोडिंग्स में वार्निंग देता है। राइट, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि साइक्लोन पे अलग अलग कलर कोडिंग वाली जो वार्निंग होती है उनको डिस्क्राइब करो। एक और क्वेश्चन आ गया था फोटोकेमिकल स्मॉग पे, उसमें प्रोसेस बता दिया, उन्होंने पूछा कि प्रोसेस बताओ कि कैसे ये फॉर्म होती है और इसके क्या क्या ऐसे नुकसान है, किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। इतना स्पेसिफिसिटी पे मेंस जा रहा है। जो प्रीलिम्स में पूछना चाहिए था वो अब मेंस में आ रहा है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो रहा है और लेंथी भी हो रहा है। GS4 का पेपर कई लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे भी कंप्लीट नहीं हुआ GS4 का पेपर। राइट, तो लेंथी भी होता जा रहा है, स्पेसिफिक भी होता जा रहा है, बर्डन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये सबके लिए स्पेसिफिक हो रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो हमने क्या करना है कि मिड दिसंबर तक हमने आंसर राइटिंग अभी भी जारी रखनी चाहिए। जो मेरा आपको सजेशन है, अभी चाहे 4-5 दिन का रेस्ट ले लो। राइट, लेकिन मिड दिसंबर तक, 15-16 दिसंबर तक हमें अभी भी 1 से 1.5 घंटा आंसर राइटिंग का देना चाहिए। कम से कम 6-7 क्वेश्चन हमें डेली के लिखने ही है। राइट, और वो एक टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए, जो कि 6-7 मिनट में आपका ये 10 मार्कर क्वेश्चंस इजीली, ताकि आपके वो अटेम्प्ट हो सके। राइट, अदरवाइज क्या है कि पेपर छूट जाता है। मेरे भी काफी ऐसे चांसेस थे, हालांकि मैंने उतने ज्यादा बाकी नहीं छोड़े, बट GS4 में मेरा काफी ज्यादा छूट गया। राइट, तो इसलिए इस दिक्कत को अगर रिजॉल्व करना है तो भाई हर रोज 1 से 1.5 घंटा आंसर राइटिंग अभी जारी रखो, ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी अपना क्या है कि सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। राइट, तो सिर्फ रिवाइज करना होता है, बेसिक्स अभी क्लियर है। राइट, दिस इज वाई आप लोग मेंस लिखने के अभी इस पोजीशन पे पहुंचे हो। तो हमें क्या है कि अभी भी आंसर राइटिंग पे ज्यादा अभी फोकस करना चाहिए। सेकंड चीज कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कि डेली कम से कम 2 आवर्स का रिवीजन हमें करना चाहिए। कि अगर 1-1.5 घंटा आंसर राइटिंग में लगा रहे हैं तो 2 घंटे का रिवीजन कर लो। राइट, इसमें आपका पॉलिटी रिवाइज कर लो, इकोनॉमी रिवाइज कर लो। एंड मोर इम्पोर्टेंट है कि अपने चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने के लिए
एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ज्यादा एनरिच हमें करना चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, एनरिच करना है, उसके अलग अलग डायमेंशंस को देखना है। हम अगर साइंस एंड टेक के किसी टॉपिक को अभी जानते हैं, उसके और ज्यादा डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट दोज डायमेंशंस। इसके लिए हम ऑडियो बुक्स वगैरह अभी सुन सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे इस साल भी और पिछले साल भी। अगर आपने डाउन टू अर्थ मैगजीन को नहीं पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट है कि आप इनके यूट्यूब चैनल को जरूर देखना, इनकी हर वीडियो को जरूर देखना, राइट? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो भी जाते हैं। दिस इज व्हाई आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। इसमें जो नीटी ग्रिटीज दी होती है इनके आर्टिकल्स पे या इनके वीडियोस पे, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत जो छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस कर रखे होते हैं, जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में तीन तीन क्वेश्चंस एक ही आर्टिकल से, आई थिंक मैंने इनकी वो वीडियो देखी हुई थी एक, राइट, यूट्यूब चैनल पे। एक ही यूट्यूब चैनल से 3 क्वेश्चन आ गए थे। एक वो जो लेमन ग्रास वाला था, वो भी मैंने उसी डॉक्यूमेंट्री में इनके देखा हुआ था। एक जो पर्माकल्चर पे आया हुआ था, वो भी मैंने उनकी इसी डॉक्यूमेंट्री पे देखा हुआ था, राइट? और एक आधा कोई और क्वेश्चन था, मुझे याद है कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली उस एक वीडियो से मेरे सॉल्व हो गए। दिस इज वाई डाउन टू अर्थ के वो वीडियोस वगैरह जो इनके डॉक्यूमेंट्रीज आती है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इससे क्या होगा कि इससे आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, राइट? इफ यू लिसन टू सम ऑडियो बुक्स या बुक्स पढ़ते हैं, राइट, एनरिच करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, देन डेफिनेटली यू विल हैव गुड एंड अपर हैंड इन योर इंटरव्यू, राइट? तो इससे ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 1 ऐसे एवरी संडे। ये आई सजेस्ट कि अभी लिखना चाहिए ऐसे, क्योंकि ऐसे दे आर मेकिंग वेरी ट्रिकी। इस साल हालांकि ऐसे थोड़े इजियर साइड पे थे, लेकिन वही ट्रेंड अभी भी है कि फिलोसफिकल ऐसे ये दे रहे हैं, और उसमें भी 1 या 2 ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो करने लायक होते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग वो उन्हीं एसेज को करते हैं, राइट? उन्हीं एसेज को मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स है वो 1-2 ऐसे को ही अटेम्प्ट करते हैं, 1-2 ऑप्शंस को ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसमें भी आपको बेस्ट कैसे लिखना है, आपको वैरायटी देनी है एग्जामिनर को, सो दैट वो नंबर फेंके आपकी शीट पे। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, राइट? और जिन लोगों की अभी शुरुआत हो रही है ऐसे में, कई लोगों के, जैसे मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी, 30-35 नंबर बनते थे ऐसे में, बट नाउ स्कोर काफी इंप्रूव हुआ है। मॉक टेस्ट में भी अराउंड 65 से 70 मार्क्स आ जाते हैं एक ऐसे में, 125 में से। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है ऐसे को लिखने में भी, उनके लिए मैं अलग से ऐसे की एक वीडियो लाऊंगा, राइट? कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, थॉट प्रोसेस, राइट? ऐसे पे एक फिलोसफिकल टॉपिक को आप रियल कैसे बना सकते हैं। ऐसे इज ऑल अबाउट लिंकिंग द फिलोसफी विद द रियलिटी, राइट? आपको वो अप्लाई करना होता है मॉडर्न कंटेक्स्ट में। उसके लिए भी जैसे इस साल के जो ऐसे आए हुए थे, आई एम प्लानिंग दिस, तो उन पे किस तरीके से हम उनको लिख सकते थे, राइट? किस तरीके से उन पे सोच सकते थे अलग अलग डायमेंशंस में, इस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट? हो सकता है अगर ऐसी वीडियो आए तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट कि एक वीक में एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जरूर देना है, राइट? एक वीक में, और ये सभी के लिए है, सिर्फ वो लोग नहीं जो मेंस लिख रहे हैं, लेकिन सभी के लिए एक वीक में एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जरूर, और उसका एनालिसिस भी करना है। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, नहीं, बिल्कुल ये कभी नहीं होगा। यूपीएससी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे। एक्चुअल में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके सोचने की एक लिमिट है। यूपीएससी की सोच यूपीएससी की सोच बियॉन्ड लिमिट्स होती है, राइट? वो अलग ही टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, ये सोच ही नहीं सकते कोचिंग वाले उस तरीके के क्वेश्चन बनाना। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पीवाईक्यूज को ध्यान से देखना, क्योंकि उससे एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस हमें समझ आते हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि एग्जामिनर कहाँ हमें यूपीएससी का एग्जामिनर फंसा रहा है, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट जरूरी है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, नंबर 1, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, नंबर 2, और नंबर 3, इसका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस होती है हमारे प्रिपरेशन में जो हमने छोड़ रखी होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी, मान लो हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमें उतना नहीं मालूम, राइट, एक ही ऑफिस के बारे में। तो वो जो मॉक टेस्ट वाले हैं वो काफी नीटी ग्रिटी में चीजों को देखते हैं, राइट? काफी डीप चीजें भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपकी जो नॉलेज की डेप्थ है वो जरूर बढ़ेगी और वो आपको हेल्प करेगी। और दिसंबर के बाद सीसेट बिल्कुल भी मतलब नजरअंदाज मत करना, राइट?
तब भी नहीं अगर आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो क्योंकि यूपीएससी का जो सीसेट है वो मैथ्स का एक्सपर्ट भी उसको क्रैक इजीली नहीं कर सकता है, राइट। अभी भी आपने देखना है कि बहुत सारी सीसेट की आंसर की में भी बहुत सारे वेरिएशन है, इवन मैथ्स की आंसर की में वेरिएशंस है, राइट। ये जो एक्सपर्ट्स खुद को बोलते हैं ये लोग भी उसकी जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं निकाल पा रहा है, तो इसलिए सीसेट भी जरूरी है। अब आते हैं वो लोग जिन्होंने जो प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाए, राइट। 2022 के मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है बट दे कुड नॉट क्रैक द प्रीलिम्स 2022। इनके लिए क्या है, इनके लिए भी ये पूरा पैकेज प्लस पूरा पैकेज, राइट, जो जो मेंस वालों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी भी उतनी ही प्रिपरेशन हुई है जितनी मेंस वालों की हुई है, राइट। हो सकता है आप 2 मार्क्स से रहे हो, 3 मार्क्स से रहे हो, 10 मार्क्स से रहे हो, और ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, तो अपने आप को थोड़ी पहले शाबाशी दो कि यू वर एबल टू स्कोर दिस मच, राइट, इतना हाई स्कोर किया है। बट फिर भी सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, राइट। आपने जो पेपर दिया हुआ था, अटेम्प्ट किया हुआ था, उस पेपर को निकालना, राइट। इस साल के प्रीलिम्स के पेपर को निकालना और उसमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना ध्यान से कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए, कौन से क्वेश्चन ऐसे किए जिनको आपको छोड़ना था। इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी में 2 बातें हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना। आपको आपकी नॉलेज कभी भी राइट आंसर तक नहीं ले जा सकती, इंपॉर्टेंट बात। हमेशा आपको लॉजिक पे ज्यादा रिलाय करना है बिकॉज योर नॉलेज इज वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, राइट। आप सब कुछ नहीं जानते हैं बट योर लॉजिक जो कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से सब कॉम्प्लीमेंट हुआ है, राइट। एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको आपके लॉजिक को सप्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो उस लॉजिक पे आपको ज्यादा भरोसा रखना है। यूपीएससी के आंसर्स हमेशा लॉजिकल होते हैं। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है कि आपको हमेशा 2 बातें यूपीएससी के प्री में आपको हमेशा आगे ले आएगी। एक ये कि किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में हमेशा रॉन्ग ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करना। भले ही उन्होंने पूछा हो कि इनमें से करेक्ट कौन है, राइट, भले ही उन्होंने पूछा है कि करेक्ट बताओ, बट आपको सही आंसर तक हमेशा रॉन्ग ऑप्शन ले जाएगी। और अगर आपके इंट्यूशन और लॉजिक कहता है फर्स्ट इंस्टेंस में कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग ही होगा, उसको एलिमिनेट कर ही देना, राइट। ये बहुत बार होता है, आपको डर लग सकता है कि नहीं यार ये रॉन्ग होगा भी नहीं होगा, राइट। आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉजिक होगा वो आपको लगेगा कि मेरे अंदर की जो आवाज है, अंतरात्मा की आवाज, ये मुझे गलत कुछ करवा रही है, लेकिन बट वो हमेशा सही होता है, योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन पे ज्यादा भरोसा रखना, राइट। इसीलिए और इसको अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको एक वेरीफाइबल बनाना है, राइट, रिलायबल बनाना है, तो रिलायबल बनाने के लिए, एलिमिनेशन को रिलायबल बनाने के लिए आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे। और पीवाईक्यूज भी किसके, सिर्फ सिविल सर्विसेज के नहीं, सिविल सर्विसेज के 2013 के बाद के ये तो आपको करने ही है, लेकिन साथ में जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो मैक्रो इकोनॉमी का ये सेक्शन पूछते हैं उसमें, राइट, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के जो पिछले 4-5 साल के पेपर है उसको उठा के देखना, राइट। और उनके जो मैक्रो इकोनॉमी के उनके क्वेश्चन होते हैं उनको देखना एक बार ध्यान से, वो डायरेक्टली आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरीके के, राइट। सारे नहीं देखने हैं, माइक्रो लेवल पे नहीं जाना है अपने ने कि भैया ये क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये नहीं देखना है, मैक्रो इकोनॉमी का देखना है, कॉन्सेप्ट वहां पे देखने हैं, वो वाले क्वेश्चन पे थोड़ा रिसर्च करना है। और जिनका साइंस एंड टेक अच्छा नहीं है, बाय इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो भी आईईएसई है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर्स डाउनलोड करना, पीवाईक्यूज, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो सिर्फ इंजीनियर्स जान सकते हैं, उसे हमने नहीं देखना है। बट वो सारी नॉलेज, वो सारा कंटेंट, वो सारे क्वेश्चंस जो काफी जेनरिक हैं, जो काफी जनरल नेचर के हैं, राइट, किसी टेक्नोलॉजी पे पूछ लिया, मान लो आपके नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोनॉमिक सर्विसेज पे, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करना, राइट। और एनालाइज कैसे करना है वो उसका मैंने थॉट प्रोसेस आपको डिस्कस कर रखा हुआ है, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, राइट। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी हुई है कि किस तरीके से आप लॉजिक का यूज करके, एलिमिनेशन का यूज करके, राइट, और आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए एग्जाम में, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हुई है। तो ये पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कभी इग्नोर मत करना।
क्योंकि अगर इन दो तीन सर्विसेज के अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देख लोगे, इवन सीडीएस बहुत टफ बना दिया है यूपीएससी ने। मैंने 2 बार सीडीएस दिया, हालांकि मेरा दोनों बार निकला हुआ है, मेरा सीडीएस दोनों बार निकला हुआ है, बट सीडीएस बहुत टफ बना दिया है। एक बार आप देखना सीडीएस के एग्जाम को देखना, जो 2019 से पहले का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ करता था, उस लेवल का अब सीडीएस का एग्जाम हो रहा है, राइट, उस लेवल का अब सीडीएस का एग्जाम हो रहा है। इसीलिए, और यूपीएससी ने हर एग्जाम में अपने टफनेस इंक्रीज की हुई है, हर एग्जाम यूपीएससी ने टफ बना दिया हुआ है। और सीडीएस के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इसमें आपके आते हैं सिविल सर्विसेज में। जैसे इस बार जो सिविल सर्विसेज में आपके वो जो वैक्सीन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी है वगैरह वगैरह, मैच द फॉलोइंग, आई थिंक इस टाइप का कुछ आया हुआ था। वो डायरेक्टली सीडीएस के एग्जाम से लिया हुआ था, इसी साल के सीडीएस के एग्जाम से। मैंने वहां वो क्वेश्चन पढ़ रखा था और मेरा वो ठीक हो गया, राइट। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जो मेरी अगली वीडियोज आएंगी उसमें। इसीलिए आपके बाकी जो सर्विसेज के एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट रिपीट होते हैं, और इससे आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस इजीली आप करेक्ट कर पाओगे, राइट। कॉन्सेप्चुअल तो डायरेक्ट रिपीट होते हैं भाई, जैसे फेडरलिज्म पे पूछ लिया, वो डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, राइट। आपके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे पूछ लिया, एफआरए पे, ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के, और इस पे एक ही तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज व्हाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। तो आपको हर रोज 1-1 घंटा कम से कम पीवाईक्यूज पे भी देना ही है, और रेस्ट आपका जो हमने ये डिस्कस किया, ये पैकेज आपके लिए भी आई सजेस्ट कि आपको ये करना है। अब इंपॉर्टेंट बात, जो आपने ये 2023 के जो एस्पिरेंट हैं जिसके बारे में ये भी बात कर रहे थे, ये उनके लिए सबसे पहले आपको ये मैसेज पढ़ना है। मैं इसको यहाँ पे उपदेश नहीं दूंगा, राइट। मैं एकदम क्या है कि निर्लज टाइप इंसान हूं, तो उपदेश नहीं देना चाहता हूं मैं, राइट, कहीं पे भी। तो ये अपने डोमेन में नहीं बैठती है ये बातें, उपदेश देना। तो लेकिन ये मैंने मैसेज आपके लिए लिखा है, सोच के लिखा हुआ है, राइट। आई होप आपको अच्छा लगे, तो एक बार ये पॉज करके पढ़ लेना आप, राइट। एक बार पॉज करके आपने पढ़ लेना है मैसेज। अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो, ध्यान दो सबसे पहली बात कि आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा देनी है कि अगर आप एक फ्रेशर हो, राइट, पहली बार अटेम्प्ट में दे रहे हो, तो आपको हमेशा रेडी होना चाहिए एक ग्रेटर स्ट्रेन लेने के लिए, एक ग्रेटर स्ट्रेस लेने के लिए, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो उन लोगों से है जो ऑलरेडी 4-5 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, राइट। मोस्टली यूपीएससी के ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो यही चीजें पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, राइट। और एनालिसिस का स्तर उनका बड़ा डीप है, प्री क्वालिफाई करने की इनकी बड़ी अच्छी टेंडेंसी है, राइट। हर बार प्री क्वालिफाई करे जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है कि जैसे इस साल लगभग 13,000 लोग प्री में सिलेक्ट हुए थे, उनमें से लगभग 1,000 लोगों का फाइनली सिलेक्शन होना है। तो इन 13,000 में से जो ये 12,000 लोग आउट हो रहे हैं, राइट, आउट हो रहे हैं, ये भी आपके साथ बैठेंगे, ये भी आपके साथ बैठ रहे हैं। और याद रखना, जो ये 1,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना, जिसमें इस बार के रेलवे के रिक्रूटेड भी होंगे, इन 1,000 लोगों में से भी कम से कम 400-500 लोग, 500-600 लोग ऐसे होंगे जो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए फिर से अटेम्प्ट देंगे। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे एग्जाम सेंटर में मोस्टली सिलेक्टेड लोग ही थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट ही वहां पे आए हुए थे। उन्हें अपनी रैंक बढ़ानी है, उनको आईपीएस मिला हुआ है, कईयों को आईआरएस मिला हुआ है, तो उनको क्या है कि आईएएस बनना है, वो भी आपके साथ बैठ रहे हैं। तो आपका मतलब मुकाबला बहुत टफ है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, यूजुअली बहुत कम फ्रेशर्स, मतलब अगर 13,000 लोग फाइनली लिस्ट में आ रहे हैं, जो कि हो सकता है अगले साल कम हो लिस्ट, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, तो अगले साल हो सकता है कि 11,000, 10,000, 11,000 इतने ही लोग आए। तो उनमें से ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, बाकी सब वो हैं जो वेटरन लोग हैं, राइट, वेटरन कैंडिडेट्स। तो आपको हमेशा ये रेडी होना है कि आपको ग्रेटर स्ट्रेन लेना होगा, स्ट्रेस लेना होगा। कोशिश करना कि दिसंबर तक आपके सारा जो सिलेबस है, राइट, जो बेसिक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये स्टैटिक आपका एटलीस्ट स्टैटिक और करंट अफेयर की मैगजीन्स दिसंबर तक पूरी कवर हो जाए। और करंट अफेयर कब का कवर करना है? इस बार जून का एग्जाम हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई, तो मई के बाद, राइट, मई के बाद का जो करंट अफेयर है वो आपने कवर करना है, राइट। और ये दिसंबर तक हो जाना चाहिए,
राइट। और फिनिश करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हाईलाइट करो बुक को, राइट। ये हाईलाइट करना फिनिश करना नहीं होता है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, राइट। डोंट जस्ट फिनिश इट, डोंट जस्ट फिनिश इट, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, राइट। चीजों को सोचना है, उन पे आपने एक लाइन पढ़ी, उसके उसके 3-4 डायमेंशन आपने सोचने हैं, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने पॉलिटी की कोई चीज पढ़ी, राइट। आपने पढ़ा कि ऐसा राइट कल्चर इवॉल्व हो रहा है, तो आपने क्या है कि आपने उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी देखने हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस देखने हैं, कीवर्ड्स याद करने हैं, ताकि ये मेंस में भी आपके हेल्प करे, राइट। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दिसंबर तक आप किसी भी कॉस्ट में अपनी अपनी जो है सिलेबस को कंप्लीट करो, साथ में उसे एक बार एटलीस्ट रिवाइज भी करो। और रिवाइज कैसे करना होता है, रिवाइज कैसे करना होता है, मान लो आपने पॉलिटी की आज एक एक चैप्टर अपना पढ़ा, राइट। पॉलिटी का आज एक चैप्टर पढ़ा, तो उसको अगले दिन 10-12 मिनट देके ऊपर ऊपर से रिवाइज भी करना, ताकि आपको सब चीजें याद आ जाए, राइट। आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा, तो अगले दिन उन हाईलाइटेड चीजों को एक बार फिर से देखना, ताकि आपको सारी चीजें वापस याद आए। कुछ नहीं लगता है, 11-12 मिनट लगते हैं इसमें, राइट। आपको हो सकता है कि लगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर चीजें भूल जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप जो पढ़ा उसे एकदम से रिवाइज नहीं करते। अब मान लो अगले दिन आपने रिवाइज कर भी लिया, राइट। अगले दिन रिवाइज कर भी दिया, तो 2-3 दिन बाद आपने जो तब तक के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं, उन्हें फिर से 1 घंटा दे करके उन 3-4 चैप्टर्स को फिर से एक बार रिवाइज करना। अब आपकी मेमोरी में वो थोड़े बैठ चुके होंगे, और इस तरीके का आपका एक लूप होना चाहिए, रिवीजन का एक लूप होना चाहिए, राइट। उस तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो चीजें बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और हमेशा जो भी चीजें खास तौर पे आप अगर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, अगर साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसे प्रेजेंट रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लाइकेंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो सोचना, अपने आसपास देखने की कोशिश करना कि लाइकेंस आपको चट्टानों में मिलेंगे, राइट। और उन लाइकेंस को एक बार जाके देखना कि मैंने ये चीजें पढ़ी हुई है। अगर आपके आसपास वो चीजें अवेलेबल है, अगर वो चीजें अवेलेबल है जिसे आप पढ़ रहे हो कहीं पे, तो उसे प्रैक्टिकली जाकर के देखो, चीजों को लिंक करने की कोशिश करो, राइट। इससे क्या है कि आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होगी। हमेशा फोकस ऑन द इमेज क्रिएशन पार्ट, इमेज क्रिएट करने में ज्यादा फोकस करो। दैट विल गिव यू अ बेटर, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से बिना मिट्टी के क्या क्या चीजें नेचुरल स्टेट में उग सकती है। ऑप्शन थे उसमें, लाइकेन हो गया, राइट। और आपका एक मॉस हो गया, राइट। मॉसिस भी दिया हुआ था, फर्न भी उसमें एक ऑप्शन था, और उसमें एक मशरूम भी ऑप्शन था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। मेरा ये राइट हुआ। मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला कि इसका ऑप्शन आई थिंक 1, 2 एंड 3 इस तरीके से होना चाहिए, इसमें आपका लाइकेन्स भी आए, मॉसिस भी आए, मशरूम भी आए, क्योंकि उन्होंने दे आर्ग्यूड कि जो मशरूम है वो आपके डेट्रिटस में भी, डेट्रिटस मतलब कूड़े कचरे में भी उग जाता है, राइट। तो मिट्टी के बिना उग रहा है वो। मैंने आई मीन मैंने जो अपना लॉजिक अप्लाई किया, मैंने एकदम से दिमाग में मेरी ये बात स्ट्राइक हुई कि यूपीएससी इज नॉट आस्किंग अबाउट कि मिट्टी में उग रहा है कि नहीं हो रहा है। यूपीएससी इज इनडायरेक्टली आस्किंग अबाउट प्राइमरी सक्सेशन, राइट। सक्सेशन होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी टाइप का होता है। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है तो आप सक्सेशन के बारे में जानते होंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो यूपीएससी उस क्वेश्चन में प्राइमरी सक्सेशन के बारे में पूछ रहा था, राइट। दैट वाज द रियल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और मेरा वो क्वेश्चन पिछले साल ठीक हुआ था, राइट। मोस्ट ऑफ द कोचिंग आंसर की ने वो गलत मार्क कर रखा हुआ था, लेकिन यूपीएससी के आंसर की से जब मैच किया तो मेरा आंसर सही था भाई। तो इसीलिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि चीजों को आप आसपास रिलेट करो, राइट। चीजों को रिलेट करो। और एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक स्पेशली। तो क्या करना है आपने कि मैंने इसके बायोलॉजी के लेक्चर्स लिए भी हुए हैं, तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी, तो अगर आपको और साइंस एंड टेक स्पेशली बायोलॉजी और एनवायरनमेंट पार्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो मैंने एनसीईआरटी के थ्रू इन दोनों चीजों को आई थिंक सब्सटैंशियली कवर किया हुआ है। सब्सटैंशियली मतलब आपका 50-60% उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी, राइट। तो उसके जो एनसीईआरटी जियोग्राफी, इसके जो क्लासेज हैं, 12th क्लास की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, आई थिंक मैंने 9th चैप्टर के बाद उसको कवर किया हुआ है, राइट। 9th चैप्टर के बाद उसे कवर किया हुआ है। एक बार जाके उसे देख लेना जल्दी से। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो
आप उसमें 1.5x की स्पीड से जल्दी से उसे देख सकते हैं। आई थिंक 6-7 घंटे का कंटेंट होगा और वो अच्छा एनरिच करेगा आपको। मेरे लिए तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। राइट, नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट बात, साइंस एंड टेक और अपने जो एनवायरनमेंट का आपका जो ये रहता है, राइट, इसको आप हमेशा हमेशा इम्प्लीकेशंस और कॉजेस के रिस्पेक्ट में स्टडी करो। राइट, हमेशा देखो कि जो एनवायरनमेंट में कोई भी गड़बड़ अगर हो रही है तो उसके कॉजेज क्या है, नंबर 1 बस ये, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यूपीएससी यही आस्क कर रहा है, यही पूछ रहा है यूपीएससी कि इसके इम्प्लीकेशन क्या हो रहे हैं। राइट, पोल्यूशन पे यूपीएससी पूछ रहा है। और हमेशा कीवर्ड पे ध्यान देना, कीवर्ड पे ध्यान देना। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक वो मैग्नेटाइट पोल्यूशन पे पूछा हुआ था। राइट, मैग्नेटाइट पोल्यूशन पे पूछा हुआ था, पोल्यूशन पे। तो हमेशा इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना। अगर वो पूछे कि इसमें से किन चीजों से पोल्यूशन कॉज हो सकता है, तो पोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दे। सिर्फ एमिशन होना पोल्यूशन होना नहीं होता है। राइट, एमिशन होना पोल्यूशन होना नहीं होता है। चीजों को कंपेयर करना सीखे। तो उसमें मैग्नेटाइट वाले में एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आपके जो माइक्रोवेव हैं, घर के माइक्रोवेव, उससे भी मैग्नेटाइट पोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। मैंने ये रिसर्च कहीं पढ़ी हुई थी कि हाँ, माइक्रोवेव से मैग्नेटाइट के जो पार्टिकल्स है वो एमिट होते हैं एमिट वहां से, बट वो पोल्यूशन के लेवल पे एमिट नहीं हो रहे हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी उनकी नहीं है कि उससे आप पोल्यूशन कॉज हो जाए, राइट, एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए मैंने उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। मोस्ट ऑफ द कोचिंग आंसर की ने ऑल ऑफ द एबव मार्क कर रखा हुआ था, मेरा वो सही हुआ। राइट, मैंने उस एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके वो मेरा सही हो गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स पे ध्यान दो। राइट, हमेशा कीवर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है। और इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है अपना पीवाईक्यूज प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। राइट, पीवाईक्यूज से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आप, ये मैंने कहीं लिखा हुआ था कि टू डील विद द वर्ल्ड मीन्स टू डील विद द साइकोलॉजी। सो आपको हमेशा साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। एग्जामिनर इज प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। और अगर आपको रिस्पॉन्स में उतनी ही अच्छा खेल खेलना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर साइकोलॉजी। और वो आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे यूपीएससी के एग्जामिनर की, इफ यू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। इसीलिए इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। राइट, और दिसंबर तक एटलीस्ट अपना जो हाफ टाइम है वो अपने स्टैटिक पे दो। और स्टैटिक में भी पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर दो। राइट, पॉलिटी और इकोनॉमी से आपके कम से कम 40 क्वेश्चन आते हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री से इस साल सिर्फ 2 आए हुए थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। यूजुअली 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो अपना। इससे आपके 50 क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं, इन 3 चीजों से 45 से 50 क्वेश्चन। राइट, इसलिए इन 3 चीजों पे अपना एटलीस्ट हाफ टाइम दो। और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पे रिसर्च जरूर करना। राइट, डाउन टू अर्थ इज अ मस्ट। सिर्फ जिस्ट पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिस्ट जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको करवाना है अपना, तो आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। इसीलिए डाउन टू अर्थ को हमेशा एनवायरनमेंट के लिए रेफर करना जरूरी है। और अपना लीस्ट फोकस जो है करंट अफेयर पे देना। हमेशा हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं सभी को कि करंट अफेयर यूजलेस तो नहीं है, ये आपको प्रेजेंट से चीजों को रिलेट करने में हेल्प करते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी देन करंट अफेयर्स। तो कभी भी करंट अफेयर के कंपाइलेशन के पीछे मत भागना, कभी भी। राइट, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, सफिशिएंट है। और मैगजीन के लिए डेली अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, किसी भी कोचिंग के, विजन आईएएस की अच्छी होती है, मैं उसी को रेफर करता हूँ। तो 2 घंटे की उसमें अगर आप अपना दे रहे हो टाइम, राइट, तो इट वुड बी सफिशिएंट, इट वुड सफाइस फॉर यू। राइट, नेक्स्ट आता है कि बीच बीच में अगर आपको अपना मूड थोड़ा फ्रेश करना है तो 1-2 आंसर लिख लेना हर रोज। राइट, 1-2 आंसर। इसलिए नहीं कि ये आपकी प्रैक्टिस फास्ट बनाएगी, नहीं, इससे आपका कुछ नहीं होगा। राइट, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस फास्ट तो नहीं होगी, बट आपको थोड़ा अंदाजा होता रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो मेंस में कैसे अप्लाई करना है। राइट, मेंस में कैसे अप्लाई करना है। और ये
इन एक दो क्वेश्चन के आंसर्स के क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे, जैसे इनसाइट्स आईएएस का हो गया, ये हर रोज 7-8 क्वेश्चंस आपको देते हैं, राइट। इनका डेली आंसर राइटिंग का होता था, मैं उसे रेफर करता था, तो वहां पे अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो वहां आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करना सीखेंगे कि मेंस में हमें ये कैसे अप्लाई करना है, राइट। बट योर मेन फोकस शुड बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस एंड क्रैकिंग द प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स इज द मेन गेम, राइट। प्रीलिम्स मेन गेम है, और इसीलिए हर रोज हर वीक एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट, राइट। और मार्च के बाद कोशिश करना कि एक वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट, राइट। और इन्हें एनालाइज भी करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, इन्हें एनालाइज भी करना है, और 1 जनवरी के बाद फुल ऑन आपने पूरे प्रीलिम्स के मोड में आ जाना है, चीजों को रिवाइज करना है, कम से कम 3 रिवीजन आपने करने हैं, राइट। और ये हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, राइट। 1-1.5 महीने में पहला रिवीजन हो जाएगा आपका, 1.5 महीने में, अगले 1 महीने में दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा रिवीजन आपका 15-16 दिन इतने ही लगते हैं, राइट। तो 3 रिवीजन में आपके ऐसा है कि बुक्स आप सारे पी जाओगे। हमेशा याद रखना, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है अपन को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं गाइस, राइट। एंड इम्पोर्टेंट बात कि आपको सिर्फ जीएस क्रैक नहीं करना है प्री में, सिर्फ जीएस क्रैक नहीं करना है प्रीलिम्स में, आपको सी सेट भी क्रैक करना है, अदरवाइज पछताओगे, राइट। मैं हालांकि पछताया नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सी सेट मेरा बहुत कम मार्जिन से रहा, मैंने बताया पॉइंट से रहा था, राइट। बट फिर भी साल जाता है अगर सी सेट नहीं हुआ तो। और इस ईगो में कभी मत रहना कि आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के सी सेट के कुछ क्वेश्चंस अगर आप अपने कॉलेज के मैथ्स के प्रोफेसर को भी दोगे, वो भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप उसमें फॉर्मूला लगाने लगे तो आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। यूपीएससी का हर क्वेश्चन, मेंस भी और प्री भी, जिसमें सी सेट भी, वो आपसे लॉजिक पूछ रहा है। और बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे प्री में जो आप सिंपल चीजों को सिर्फ सोच करके सिंपल सी कैलकुलेशन से भी आप उसके आंसर डिराइव कर सकते हो। बट अगर आप उसमें अपने अपने आईआईटी के मैथ्स के फॉर्मूले लगाने लगे, तो मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आईआईटी से पढ़े हुए हैं जिनका नहीं हुआ, राइट। वो सी सेट नहीं कर पाए क्लियर, आईआईटी से पढ़े हुए हैं वो लोग। और मतलब मैं आर्ट्स का आदमी हूँ, राइट। मैथ्स ऐसा है कि अपना डेड लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरा इंग्लिश और ये सारी लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह, क्योंकि आई बिलीव मोर ऑन लॉजिक, राइट। लॉजिक, और उस टाइम तो लगता है जब आप मार्क कर रहे हो, गोला मार्क कर रहे हो, आपको लगता है कि कहीं मैं तुक्का तो नहीं लगा रहा हूँ, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, बट वो सही होता है लॉजिक से आपका, हमेशा मैंने यही बात ऑब्जर्व करी हुई है। और सी सेट के लिए भी जब आपके 2 महीने बचे, राइट, 2 महीने बचे, दिसंबर के बाद सी सेट तो मैंडेटरली 1-2 घंटा हर रोज देना ही है। लेकिन जब आपके 1.5 या 2 महीने बचे, तो आपने 2013 के बाद के पीवाईक्यूज लगाने हैं। पहले के आपके जो 2013, 14, 15 के जो सी सेट है वो बहुत इजी होता था, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा टफ होता गया। लेकिन हमेशा कॉन्सेप्ट और तरीका पूछने का वही रहता है, तो आपको तरीका पता चल जाएगा तो आपको आंसर ढूंढने में भी आसानी रहेगी। हमेशा यूपीएससी का क्वेश्चन का आंसर आपने खुद नहीं निकालना होता है, आपने दी गई ऑप्शन से चीजें एलिमिनेट करनी होती है। आपको ये ढूंढना होता है कि कौन सा आंसर सही नहीं है, राइट, सही नहीं है, उससे आप सही आंसर तक पहुंचते हो सबसे जल्दी। दिस इज द की यूपीएससी को क्रैक करने की। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, 1-2 घंटा हर रोज सी सेट, बाकी अपनी ईगो छोड़ दो, राइट। एंड इन द एंड अपनी डोंट लूज योर प्रेशियस स्माइल एट एनी कॉस्ट, राइट। और ये एक मैसेज है लास्ट में आप सभी के लिए, फ्रेशर्स के लिए। ये फिर से मैं उपदेश नहीं दूंगा, राइट, क्योंकि अपन बहुत बुरे हैं उपदेश देने के मामले में, तो ये नहीं होता है अपने से, तो एक बार पढ़ लेना, राइट, दिल से लिखा है। एज ऑलवेज लव यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।